जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज हम करने वाले हैं एक दूसरा मॉडल पेपर। बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर करवाया था, उसमें भी कई सारे और हर तरह के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करके करवाए थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे और मेथड भी पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल ये जो मॉडल पेपर है ये सेकेंड मॉडल पेपर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वाले जो आपका एक मॉडल पेपर करवाया था उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है मैंने गलत करवा दिया था। एक्चुअली गलत क्या, वो रात में बना रहा था तो मेरे को भी नींद का नशा था, तो उसी में मैंने भी कुछ और ही बता दिया। सो उसके लिए माफ़ी। और यहाँ पे आज जो है आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेक्ट बता दूँगा कि क्या क्या गलती थी। पहली गलती यहाँ पे पहले ही क्वेश्चंस में सुधार देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ठीक है। कल मैंने इम्प्लीमेंटेड की बात की थी, आज मैंने अडॉप्टेड की बात की है। अपनाया कब किया और लागू कब किया गया, ये दोनों ही डेट अलग अलग हैं, ठीक है। तो अडॉप्टेड का मैंने बता दिया था 24 नवंबर, बट जो करेक्ट डेट है वो है इसकी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। साइन की बात आएगी तब भी यहाँ पे यही आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है। आगे भी जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें यहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हमने डाल दिया है। बहरहाल आप क्वेश्चंस करते रहिए और देखिए आपके स्कोर कितने बनते हैं। यहाँ पे 100 नहीं, लेकिन आज जो है आज की जो मॉडल पेपर है इसमें 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस हर तरह से आपको चारों दिशाओं से कवर करके है। 360 डिग्री का ये आपको मॉडल पेपर दिया है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं आपको बताना है। 8, 7, 10, 11 या 12। तो वाटर पोलो में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं वाटर पोलो में। और सिर्फ पोलो की बात करें तो वहाँ पे 4 जो है आपको नंबर ऑफ़ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं पोलो वाले गेम में। जूडो जो है नेशनल गेम किस कंट्री का है? तो जूडो आपको याद रखना है, कल भी मैंने बताया था कि जे और जे मतलब जूडो एंड जापान। तो जूडो जो है ये जापान का आपका नेशनल गेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कल मैंने विटामिन सी की बात की थी, एब्सकॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की बात करें यहाँ पे तो विटामिन डी का हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए इज़ फॉर रेटिनॉल एंड विटामिन सी इज़ फॉर एब्सकॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ई इज़ फॉर फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के और विटामिन ई ये आप कंफर्म करके कमेंट करके बताइएगा कि फिलोक्विनोन जो है किसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपको बताना है। कल कनाडा का बताया था ओटावा, आज बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। सो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, क्वाशियरकर या फिर बेरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कल गलत बता दिया था, JN नेहरू बता दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊँ तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गलत बता दिया था। तो यहाँ पे कितने शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कल मैंने 11 बोल दिया था, एक्चुअली जो टोटल शेड्यूल है वो आपका 12 है, ठीक है। 12 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। 11 शेड्यूल बात करता है पंचायत की और 12 शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करेक्शन भी करवा दिया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपको किस आर्टिकल से देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल जो है इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 86th अमेंडमेंट से यहाँ पे इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 16 आपको बताना है किस चीज़ के बारे में बात करता है। कल मैंने बताया था आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 बात करता है। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो ये आर्टिकल 19, राइट टू प्राइवेसी 21 आर्टिकल, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरनेशनल एटॉमिक सेंटर, इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वियना, मुंबई, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं, नन।
तो इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलता है। कहाँ पे? वियना में। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में है? किन दो कंट्रीज़ के बीच में ड्यूरेंट लाइन बाउंड्री बनाती है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कल मैंने इंडिया बता दिया था, बट यहाँ पे सही आंसर आपका होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन यहाँ पे बाउंड्री बनाती है। ड्यूरेंट लाइन या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बीच की बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन। ओके, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है बीरबल, अबुल फजल, ऐबक या फिर खाने खाना। तो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हमारे कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? सो जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो ये हमारा पड़ता है ओडिशा में। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? तो जो सूर्य मंदिर है भुवनेश्वर का, सन टेम्पल है, कोणार्क जो टेम्पल है उसे हम कहते हैं यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि अगर हम AEIM को ZVRN लिखेंगे तो यहाँ पे CJKO को क्या लिखेंगे। अगर आप क्लियरली देखें मेरी अपोजिट पेयर्स वाली क्लास अगर आपने अटेम्प्ट की है तो आप समझ जाओगे कि A को हमने अपोजिट पेयर Z लिखा है, E को अपोजिट पेयर V लिखा है, सिमिलरली I का अपोजिट पेयर R लिखा है, तो M का अपोजिट पेयर N लिखा है। इसी तरह से C का अपोजिट पेयर हो जाएगा X, क्रैक्स, G का अपोजिट पेयर ग्रैंड ट्रंक, तो T, K का अपोजिट पेयर तो कमला पसंद, एंड O का अपोजिट पेयर तो L। तो XTPL यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें भी कवर हो जाएं और ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे, क्योंकि आपको यहाँ पे रेस्ट करना है। जिनका भी कल पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप पेपर करिएगा, कॉन्फिडेंट होकर करिएगा, आपने सब कुछ आता है और आप लोग अच्छा करके आओगे। ठीक है, डोंट वरी। और टाइम से जाइएगा, टाइम के पहले से ही जाइएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अगर हड़बड़ी होती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए समय से पहले जाइएगा, आधा घंटा वहाँ पे खड़े होकर वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइएगा कहीं छाँव में, मज़े ले लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा टहलिएगा मत इधर उधर। और पेपर होने के बाद आप टहलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मत टहलिएगा वरना थक जाएंगे, तो फिर पेपर देने में आपको थकान लगेगी और फिर दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे थकान हो चुकी होगी आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। चलिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। 4 को हमने 64 लिखा है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे? और यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 24/7.ca@gmail.com ये वाली जो आईडी है, इस पर आप जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो BSc मैथ्स का हो, BSc बायो का हो, BLED का हो, चाहे जिस पेपर का हो, BCom का हो, BA का हो, BBA का हो, चाहे जिस भी पेपर का हो, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है उसके जस्ट बाद ही आप क्या करिए, ये मेल हमको एक मेल भेज दीजिए इस मेल पर, और उस मेल में जो भी आपने क्वेश्चंस आपको याद हैं बाहर निकलते टाइम, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस याद रहें वो क्वेश्चंस सारे के सारे आप इस पर मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमको भी पता चलेगा कि हमारे पढ़ाए हुए में से कितना आया कितना नहीं आया। और इस मेल पर आप हमको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और बता सकते हो कि आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली और हमारी वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला कितना नहीं मिला। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, वेट रहेगा आप सबके मैसेजेस का, मेल का, या इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल यहाँ पे 4 को हमने लिखा है 64, तो 2 को हम क्या लिखेंगे? अब सिमिलरली यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली आपको दिख रहा है, तो 4 × 4 × 4 मतलब कि 4 का क्यूब किया है तो हमारा कितना आ गया है 64। इसी तरह से हम 2 का भी क्यूब कर देंगे, 2 × 2 × 2 तो हमारा ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए 8 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है जो सबसे अलग है। इनमें से 3 की प्रॉपर्टीज़ आपको सेम लगेंगी और एक की प्रॉपर्टी आपको सबसे अलग लगेगी। सो ये आपको बताना है। सो माउस, कीबोर्ड एंड डाटा केबल ये सब फिजिकल है, इनको हम टच कर सकते हैं। टच तो हम सर्किट को भी कर सकते हैं, बट आपका सर्किट्स जो है वो इनर साइड अवेलेबल रहता है, बाकी जो माउस, कीबोर्ड एंड ये डाटा केबल है ये सब आउटसाइड अवेलेबल रहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। सो इस तरह से यहाँ पे जो ऑड वन आउट है ये आपका सर्किट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ्स
एप्टीट्यूड मिला के ही ये कभी भी दे दिया जाता है, कभी कभी मैथ्स में डाल दिया जाता है एप्टीट्यूड में, कभी कभी रीजनिंग में डाल दिया जाता है। सो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 और प्लस 0 करके 1 लिखा गया है, 2 + 1 करके 3 लिखा गया है, सिमिलरली 3 + 2 करके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो 5 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे वाले को ऐड करके पीछे लिख देना है, ठीक है, पीछे वाले को ऐड करके आगे लिख दे देना है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है सिस्मोग्राफ इज़ यूज टू मेजर। ये सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ एरोप्लेन या वाटर करंट। तो सिस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है दांडी मार्च कब हुआ था। दांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, तो इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, उनसे भी जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो सबका एक मैंने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। आई होप सो आपने वो अटेंड किया होगा, तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे बता सकते हो कि दांडी मार्च से आपका 1930 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च हमारा 1930 को हुआ था। ये एक क्वेश्चन था, कल मैंने लिख दिया था 2021 यहाँ पे, तो 2021 नहीं होगा, ये 2020 होगा। एक्चुअली बच्चे कुछ कह रहे थे तो बहुत सही कह रहे थे, राइट कह रहे थे, एंड अच्छा लगा कि आप लोग ने ये चीज़ ध्यान दी और यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है उन बच्चों ने, ठीक है। तो पता चल जाता है कि किसने देखी है किसने नहीं देखी। बहरहाल जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये 2020 की बात करें, 2021 वाला अभी अक्टूबर में दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पे 2020 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी पिछले वाला जो है लास्ट ईयर वाला वो। तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था 2020 वाला, ओके, 2020 वाला। और 2021 वाला पूछेगा कि अगर कब दिया जाएगा, तो अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में ये दिया जाता है 2021 वाला नोबेल प्राइज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है ये इनोवेटिव है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, रेक्टिफाई इट, एमेलोरिएट इट। यहाँ पे इनोवेटिव है, ठीक है। तो रैंक ऑफ इंडिया बताना है आपको इनोवेटिव इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में आपका इंडिया की रैंक क्या है आपको बताना है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक देखें तो 48, ठीक है, क्या 48 यहाँ पे इंडिया की रैंक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट से रिलेटेड। पोर्ट से रिलेटेड भी मैंने आपको मैप दिखा के एक क्लास करवाई थी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता दिए थे। जवाहर पोर्ट की बात आएगी तो आप महाराष्ट्र इसमें टिक करिएगा, जवाहर पोर्ट जो है महाराष्ट्र में है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और गुजरात में कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट भी जिसे बोलते हैं वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर पोर्ट ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है आपको बताना है। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है बताना है आपको। तो ऑस्ट्रिया की करेंसी देखें तो यूरो करेंसी हो जाती है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये है एक इंदिरा, ये नेवी एक्सरसाइज है। तो इंदिरा जो है एक नेवी एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में इंदिरा हुई थी, सिंगापुर इंडिया, रशिया एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया या फ्रांस एंड इंडिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रशिया और इंडिया के बीच में, IN से इंडिया हो जाएगा और R से आप रशिया ऐसे करके याद कर सकते हो। तो इंडिया और रशिया के बीच में ये इंदिरा एक्सरसाइज हुई थी, नेवी की एक्सरसाइज हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO इज़ फाउंड इन, UNO इज़ फाउंडेड इन, ED होगा यहाँ पे, UNO इज़ फाउंडेड इन। तो UNO का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1945 में UNO का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है आपको बताना है, फिश प्रोडक्शन से, वाटर प्रोडक्शन से, पोटैटो प्रोडक्शन से या फिर स्वीट फिश प्रोडक्शन से, स्वीट फिश प्रोडक्शन से। तो ब्लू रिवॉल्यूशन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अब आपको याद रखना है कि फिश प्रोडक्शन से यहाँ पे रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। किससे, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन, ना कि वाटर से, वाटर से नहीं है, फिश से है, ये याद रखिएगा। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रोड फ्रॉम द डस्ट, ठीक है, रोड फ्रॉम द डस्ट। यहाँ पे एक स्टेट है जिसने कूड़े से अपने स्टेट में रोडें बनाई हैं, तो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। आसाम है, बिहार है, लखनऊ है या दिल्ली है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। असम ने यहाँ पे रोड बनाई है डस्ट से, कूड़े से।
नेक्स्ट चलते हैं। तो नेशनल पार्क का ये क्वेश्चन है, नेशनल पार्क भी मैंने आपको करवाया था। तो माधव नेशनल पार्क, ठीक है, माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। तो माधव नेशनल पार्क की बात करें, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का फुल फॉर्म भी गलत हो गया था एक क्लास में, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, इंसानी है। तो यहाँ पे यूएसबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरीज़ बस, यूनिवर्स सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बॉम्ब। तो यूएसबी आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरीज बस इज़ द फुल फॉर्म फॉर यूएसबी, इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यूएसबी। अभी तक मैंने आपको करवाया था 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। अब आपको क्वेश्चन है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। याद रखना है 1 निबल इज इक्वल्स टू आपको पूछेगा तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, लेकिन अगर 1 बाइट पूछेगा तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ई जो है, ठीक है, 8, ऑप्शन नंबर ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बाइट में, ठीक है। 1 बाइट में यहाँ पे कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया, किस कंट्री से बोरो किया गया, ये आपको बताना है। तो सिंगल सिटीजनशिप, अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बता दोगे, सब कुछ वहाँ पे बता दिया था। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन से या इंग्लैंड से, ठीक है, यूके से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। चंपारण सत्याग्रह आपको बताना है कब हुआ था, 1917, 1916, 1871 या 1872। मैंने कहा था कि गांधी जी के जो जितने भी आंदोलन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह भी एक पहला आंदोलन था जो कि बिहार में है, चंपारण। तो याद रखिएगा आप, बिहार में है और ये हमारा हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया था, मैंने पहले कुछ बता दिया था बाद में कुछ, तो अब ये करेक्ट आंसर है, इसको फाइनल समझिएगा। माउस वॉज फर्स्ट डिज़ाइन बाय, तो डॉगलस एंगलबर्ट जो है इन्होंने यहाँ पे माउस को डिज़ाइन किया है, ना कि विलियम इंग्लिश। विलियम इंग्लिश मैंने बता दिया था कल की क्लास में, बट डॉगलस एंगलबर्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी मैंने थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई थी, बाकी आंसर मैंने सही बताया था। क्वेश्चन मैंने लिख दिया था कि प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली इसमें मैंने पूछना चाह रहा था कि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करेगा तब आपका सुशील चंद्रा आंसर हो जाएगा, और जब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की बात करेगा तो अनूप चंद्रा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, ठीक है, तो तब आपका सुशील चंद्रा आंसर हो जाएगा। और नीचे वाले में देखें तो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, तो आपका अनूप चंद्रा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कल मैंने नीति आयोग से पूछा था, आज उसी के पापा प्लानिंग कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था, कब बना था। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके ही नीति आयोग बनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना था। और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये हमारा बना था 15 मार्च 1950 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओके, 15 मार्च 1950 को। अभी मैंने ऊपर आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था कि म्यूनिसिपैलिटी इज़ मैंशन इन विच शेड्यूल। तो म्यूनिसिपैलिटी किस शेड्यूल में मैंशन है आपको बताना है। तो म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, ये हमारा 12th शेड्यूल में मैंशनड है। इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं ये आपको कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आपको साइनोनिम बताना है कॉन्साइज का, स्लो होगा, फास्ट होगा, टॉर्न होगा या शॉर्टन। तो कॉन्साइज का अगर हम साइनोनिम देखें तो इसका हिंदी में मतलब हो जाता है संक्षिप्त, या शॉर्ट में, या छोटे से, या में, या ब्रीफ में जैसे बोल सकते हैं। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, शॉर्टन जो है आपका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा कंसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं अगला कौन सा वर्ड है जिसका हमको साइनोनिम बताना है। ये ट्रांसपेरेंट को आप काट दीजिएगा, ओके। यहाँ पे आपको सैंग्विन का बताना है साइनोनिम, ठीक है। सैंग्विन का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, एक्चुअली सैंग्विन का एंटोनिम बताना है, ओके।
तो सैंग्विन का एंटोनिम की बात करें तो ये हो जाएगा सैड। सैंग्विन का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है चीयरफुल, इन्जॉय या फिर हैप्पी मूड में रहना, खुश रहना, लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है सैड। तो एंटोनिम मैंने पूछा, तो एंटोनिम की दृष्टि से आपका सैड आंसर जो ऑप्शन ए में है, सैंग्विन का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए सैड। ओके, याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में भी इसके चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है और यहाँ पे इसको आपके सामने पेश किया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो 143 सैटेलाइट एक बार में भेजने का 143 सैटेलाइट्स एक बार में भेजने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन सी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क की कंपनी कौन सी है? तो नासा नहीं है, स्पेस एक्स है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया, 143 सैटेलाइट एक बार में भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो फियर ऑफ ह्यूमन का फियर क्या होता है, ये आपको बताना है। सो आपको बताना है फियर ऑफ ह्यूमन की बात करें तो एंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ह्यूमन। एंड्रो जहाँ पे आएगा वो फियर ऑफ ह्यूमन हो, सॉरी, फोबिया का मतलब होता है डर और एंड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू मैन। तो एंड्रोफोबिया मतलब ह्यूमन का फोबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो वन हु कॉपीज़ फ्रॉम अदर राइटर्स, जो यहाँ पे एक राइटर से दूसरे राइटर की कॉपी करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लेगियरिस्ट, PLAGIARIST। वन हु कॉपीज़ फ्रॉम अदर राइटर्स उसे कहते हैं प्लेगियरिस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है साइनोनिम बताना है आपको एमेलियोरेट का। यहाँ पे आपको पर्यायवाची जो होता है वो बताना है साइनोनिम एमेलियोरेट। तो एमेलियोरेट का जो मतलब होता है इम्प्रूव करना, करेक्टिफाई करना। कल मैंने रेक्टिफाई बताया था और यहाँ पे आज बताया आपको, उसी का साइनोनिम है एमेलियोरेट, जिसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फनी नहीं है ये, फंगाई है, FUNGI। फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, या फंगी जो होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो फंगी की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है नेसेसरी की। तो आपको क्या लगता है ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा नेसेसरी की स्पेलिंग के लिए? तो नेसेसरी की स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है, C सिंगल रहेगा, बाकी S डबल हो जाएगा और ARY होगा, और NECESSARY करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट स्पेलिंग है नेसेसरी की NECESSARY। वन हु वॉक्स ऑन रोप, ये मैंने एक बार कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला था और मैक्सिमम बच्चों का गलत ही था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा। इंग्लिश का एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछने के चांसेस इसके रहते हैं, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो वन हु वॉक्स ऑन रोप इसे हम बोलते हैं फ्यूनैम्बुलिस्ट। ठीक है, वन हु वॉक्स ऑन रोप उसे हम बोलते हैं फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बताना है कि आपका फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था तो वो कब हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज डन इन 1915, 1916, 1917, 1918, और किस चीज़ से रिलेटेड था ये भी आपको बताना है। सो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था ये हुआ था 1915 में, जो कि रिलेटेड था लैंड रिफॉर्म से। ओके, लैंड रिफॉर्म से। ओके, याद रखिएगा 1915। अब यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कुछ हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मैथ्स के क्वेश्चन को करते हैं। मैथ्स नहीं बोलेंगे, इसको एप्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे हार्ड एंड कोर मैथ्स नहीं है, और यहाँ पे आपको एक इजी मैथ्स देखने को मिलती है जो कि एप्टीट्यूड मैथ कहलाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 days। हाउ मैनी मैन विल बी एबल टू डू इट इन 15 days। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैन इंटू डी M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2 ये लगाना है। ओके, क्यों? M फॉर मैन एंड D फॉर डेज, M2 फॉर मैन एंड D2 फॉर डेज। M1 की जगह आप रखेंगे 24 मैन काम करते हैं, D1 कितना 17 डेज़ में, तो M2 हमको फाइंड करना है कि कितने मैन काम करेंगे
51 डेज़ में। 17 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा एंड 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब x का जो हमारा आंसर है, x की वैल्यू है हमको 8 मिल जाएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपको दिया हो कि 24 मैन इतने दिन में काम करते हैं, सो कितने मैन x दिन में काम कर देंगे या कुछ दिन में काम कर देंगे। तो आपको मैन और डेज़ का अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है M1 D1 और M2 D2 लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे CP और SP, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हो, हिंदी वाला भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उस पहली बार मैंने आपको हिंदी में पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा था, इस बार मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूँ। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? गेन होगा या कोई लॉस, हानि या गेन नहीं होगा, या लॉस होगा या गेन होगा, या नन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना है। सो पहले करते हैं हम इसको, क्वेश्चन को। इसमें बोला है मार्क प्राइस इज़ 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं 100, ठीक है, CP। तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है ये क्या है? 10% ज़्यादा है, तो ये बोल दिया हमने 110। अब बोला है कि अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज़ गिवन। तो हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पे होता है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो कैसे डिस्काउंट लगाएंगे? 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 99। इसका मतलब इसने जो है 99 रुपीज़ में ये सामान को बेच दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 100 रुपये का यहाँ पे क्या था? CP था, और SP कितना हुआ? 99। तो अब क्या हुआ? ऑफकोर्स लॉस हुआ। कितने का? 1% का। ओके, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको किस में इंक्रीज़ करना है, किस में डिक्रीज़ करना है, बस मेन बात ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपकी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि A इज़ ट्वाइस एज गुड एज B, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया कि A जो है अगर आपका एक बार में 2 यूनिट काम करता है, तो B जो है आपका एक बार में 1 ही यूनिट काम करेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमारा लिखा है दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज़। 16 डेज़। अब अच्छा, ये दोनों का देखें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और +1 3। एक दिन में ये 3 काम करेंगे, और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं? तो 16 दिनों तक। तो जब एक दिन में 3 काम करेंगे तो 16 दिनों तक कितने काम करेंगे? तो 16 × 3, 16 × 3, ये आपका आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए यहाँ पे 48 हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अब आपको क्या करना है? 48 हमारा ये टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे बोला है कि A अलोन अगर वर्क करे तो कितने दिन में फिनिश कर देगा? A की एफिशिएंसी क्या है? 2। तो 2 अगर A जो है यहाँ पे वर्क करेगा सिर्फ अकेला, तो ये 2 यूनिट पर डे के हिसाब से वर्क करेगा। तो 48 जो है 48 यूनिट ये कर देगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे 24 डेज़ में ये वर्क को फिनिश कर देगा। ओके, सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी आपको यहाँ पे और आसानी से समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी कॉन्सेप्ट जो है आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब ये है सक्सेसिव डिस्काउंट्स का। ऐसे आता है कि आपने पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, फिर 30% डिस्काउंट दिया, फिर यहाँ पे जो है आर्टिकल इज़ इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट, यहाँ पे कितना दिया जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि 50% का आपको डिस्काउंट दिया जाए, आप वो लेना पसंद करोगे, या फिर आपको 10, फिर उस पर 20, फिर उस पर 30, फिर उस पर 40, ये टोटल डिस्काउंट दिया जाए तो कितना, कौन सा आप लेना पसंद करोगे? डायरेक्ट 50% वाला, या फिर ये पहले 10 का डिस्काउंट 10% दिया, फिर 20% और दिया, फिर 30% और दिया, फिर 40% और दिया, तो ये वाला लेना पसंद करोगे या 50% वाला? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, तब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। सो इसको आप निकालना वैसे ही और फिर बताना। जैसा कि यहाँ पे दिया है, आपको 15% का डिस्काउंट दिया गया पहले, फिर दिया गया 20% का, एंड फिर अगेन दिया गया 25% का। तो यहाँ पे पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे कितने का मिला है। ऐसे क्वेश्चन में हम 100 मानेंगे,
100 से यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 85/100। फिर यहाँ पे 20 का दिया तो कितना बचा 80/100। 20% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। सिमिलरली 25% का दिया तो 75/100 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे सपोज़ 41 इसको सॉल्व करने पर 41 आया तो आपको क्या करना है 100 माइनस 41 करके तब आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, सपोज़ इसको आपने सॉल्व किया ये इक्वेशन को और आपको 50 मिला, कितना मिला 50, ओके 50 मिला, तो अब जो आंसर बनेगा वो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे 100 माइनस 50 कर देना है, तो ऐसे आपका क्या आंसर बनेगा 50। तो ये 50% आप आंसर मार्क करोगे। आई होप सो ये आपको पता है और ये आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर बताइएगा, क्योंकि अब मिस्टेक मत करिएगा। मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको आंसर कैसे मिलेगा। पहले आपको डिजिट निकालनी है, जो डिजिट आ जाएगी उसके बाद 100 में से उसी को माइनस कर देना है, तो वो एक डिस्काउंट बनेगा, ये जो इन सभी डिस्काउंट के बराबर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, अभी जल्दी की बात है। तो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपको दिख रहा है आंसर, जेनेट येलेन जो है, जेनेट येलेन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेनेट येलेन इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया की फर्स्ट वुमेन पीएम कौन है ये आपको बताना है। अभी करंट का क्वेश्चन है और फर्स्ट वुमेन की बात है, पीएम की बात है, एस्टोनिया की बात है, इसलिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, काजा कलास। यहाँ पे काजा कलास इज़ द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड बैडमिंटन 2021 में वुमेन्स में कौन जीता था आपको बताना है। कैरोलिना मैरिन, सभी यहाँ पे आपको नाम जो दिख रहे हैं बहुत ही फेमस नाम है। एशलेग बार्टी जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कैरोलिना मैरिन जो है ये स्पेनिश हैं और नोजोमी ओकुहारा ये जापान से है, ठीक है। ये दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सो आप ये बताना कमेंट करके कि ये नाओमी ओसाका क्या खेलती हैं और नोजोमी ओकुहारा क्या खेलती हैं और इनकी जो कंट्रीज़ है कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर देखें तो थाईलैंड बैडमिंटन 2021 वाला जो है ये कैरोलिना मैरिन जीती थी। कौन, कैरोलिना मैरिन जीती थी थाईलैंड बैडमिंटन 2021। और यहाँ पे बता दूँ कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये स्पेनिश हैं, स्पेनिशियन यहाँ पे स्पेनिश कंट्री से बिलोंग करती हैं, ओके। सो ये भी आप कंट्री भी याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर एट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम्स में देखें तो प्रेजेंट टाइम में कितने हाई कोर्ट हैं वो बताना है आपको। तो इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स की बात करें तो आपको 25, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 यहाँ पे हाई कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में। कितना, 25 यहाँ पे आपका हाई कोर्ट के नंबर हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो वर्ल्ड हिंदी डे, अब कुछ डेज़ हैं इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये आर्टिकल 343 से बताई गई है, ठीक है। 343 आर्टिकल में हिंदी का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो ये हमारा मनाया जाता है 10 जनवरी, और नेशनल हिंदी डे की बात करें तो ये हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर, ओके। 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे एंड वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आपको बताना है वर्ल्ड यूनिटी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यूनिटी डे कब मनाया जाता है, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। सो वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें ये हमारा मनाया जाता है 31 अक्टूबर को वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड यूनिटी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड यूनिटी डे की 2020 की थीम क्या थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका आंसर आपको याद रखना है। वर्ल्ड यूनिटी डे हमारा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। आर्मी डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। तो आर्मी डे की बात करें, ये हमारा मनाया जाता है 15 जनवरी। ओके, 15 जनवरी को हम यहाँ पे आर्मी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बैटल ऑफ प्लेसे। हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ प्लेसे यहाँ पे किस ईयर में हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लेसे की बात करें, ये हमारा हुआ था 1757। ठीक है, 1764 में कौन सा बैटल हुआ था? एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। जिनका भी कल पेपर है और जिनका आगे पेपर है उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। अभी आगे आने वाले दिनों में भी आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी आएगा। और बाकी जिन जिन कॉलेज में आपका नाम आ रहा है, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, सो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। अभी नवयुग की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सो आप वहाँ पे नाम चेक कर लीजिए। और अगर आपका नाम है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बता दूँ कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी LU में यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बट बशर्ते आप यहाँ पे मेहनत करिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी सिलेबस है उस सिलेबस वाइज पूरी तैयारी करिए और अपना सब कुछ मजबूत करिए। जाइए बिना किसी झिझक, बिना किसी परेशानी के अपना पेपर अटैम्प्ट करिए। और किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप सो आपने वो वीडियो भी पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा ली होगी और पता चला होगा आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं जिससे आप वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से एक मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। बाकी जो कल जिनका पेपर है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना। और जो भी आपको क्वेश्चंस याद हो तो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद हमें मेल ज़रूर कर दीजिएगा। और मेल ID आपको पता ही है 24/7, मैं लिख देता हूँ 24/7.ca@gmail.com। इस ID पे आप मेल कर दीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके हमें डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं और बता सकते हैं आप कि आपको कितना फ़ायदा हुआ हमारी वीडियो से, हुआ या नहीं हुआ। जो भी था हमने पूरी कोशिश की आपको हर तरह से तैयार करने की आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो भी गलतियाँ हुई थी उनके लिए माफ़ी तहे दिल से। और जो भी गलती हुई थी वो मैंने आज की वीडियो में सुधार दी है। जो भी मेरे दिमाग में थी और याद थी तो वो सब मैंने, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए थे, मेरे से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वो सब मैंने सुधार दिए। तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सदा बने रहिए, खुश रहिए। और कल के लिए वेरी 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 मोस्ट वाला ऑल द बेस्ट।